Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix पे हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास में हम लेक्चर स्टार्ट अपना कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.6 के ऊपर, जिसका मेजर टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन का। तो भाई ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है क्या नहीं होता, सबसे पहले इस बात को हम लोगों ने डिस्कस कर लेना है। लास्ट क्लास में अरिथमेटिक मीन के बारे में जैसे पढ़ा था वैसे ज्योमेट्रिक मीन है। भाई ज्योमेट्रिक मीन के टॉपिक के अंदर भी हमारे पास दो तरह के मीन होते हैं। एक कहलाता है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि अगर दो एंड वैल्यूज के दरमियान सिर्फ एक पर्टिकुलर मीन एग्जिस्ट करता है ज्योमेट्रिक में, तो क्या कहलाएगा, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। यानी कि कभी भी अगर दो पर्टिकुलर एंड वैल्यूज के दरमियान, अगर फॉर एग्जांपल एक आपकी एंड वैल्यू है ए, एक है आपके पास बी, इनके दरमियान अगर सिर्फ एक ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या है भाई, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है। और सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी देख लीजिए गौर से। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। क्या होता है भैया फॉर्मूला, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास किस चीज का है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का। किस चीज का फॉर्मूला आ रहा है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या चीज है, कभी भी आपके पास दो पर्टिकुलर एंड वैल्यूज के दरमियान एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि सिर्फ एक मीन एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला यूज करते हो वो करते हो प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। फॉर एग्जाम्पल बात को समझेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमसे भैया कहता है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 एंड -8। यानी कि आपसे पहले पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि एक ज्योमेट्रिक मीन आपको फाइंड करना है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है -2 -8 के दरमियान। क्वेश्चन में जब लिखा हुआ फाइंड दी ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि वो ऑटोमेटिकली सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का तस्करा कर रहा है। और आपसे क्या कह रहा है, इन दो वैल्यूज के दरमियान फाइंड करना है, कोई मसले की बात नहीं है। तो भाई ये हमारे पास -2 और -8 क्या है, ये एंड वैल्यूज है मेरा बेटा। क्या चीज है, ये हमारे पास एंड वैल्यूज है। फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस का अंडर रूट के अंदर ए बी। ए की वैल्यू क्या है -2, बी की वैल्यू क्या है -8। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, 8 टू जार 16, अंडर रूट 16 किसके बराबर होता है, सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस का 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारे पास, सिंपली प्लस माइनस 4। वेरी बेसिक क्वेश्चन है ना भाई। इस तरीके से हमारे पास सिंपली इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर फॉर एग्जाम्पल 3 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2 आपका होमवर्क है वो घर पे बैठ के करेंगे। क्या कह रहा है मेरा बेटा, अगेन फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 1/3। क्या कहता है आपकी बारी में, 3 एंड 1/3 के दरमियान का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो पहली वाली चीज क्या है, हमारा पहली टर्म जो हमारा पहला एंड वैल्यू, दूसरी एंड वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1/3। आपसे कहा जा रहा है इनके दरमियान का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, अंडर रूट के अंदर ए बी। तो आपको ए की वैल्यू भी पता है बी की, ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास फाइनली जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 1। यानी कि आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, रूट 1 1 के बराबर ही होता है भैया। तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का आंसर क्या आ गया, 1 के बराबर। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कभी भी आपसे कहा जाए आपको ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू निकालनी है तो किस तरीके से निकालोगे, जो भी आपको एंड वैल्यूज गिवन है उनके दरमियान की वैल्यू इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास लेट सपोज क्वेश्चन है, एग्जामिनर कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर देखते हैं। फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है, एमसीक्यूज में आ सकता है। क्या कह रहे हैं, कहता है कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 आयोटा एंड 8 आयोटा। आपसे कहा जाता है कि आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है किनके दरमियान, -2 आयोटा एंड 8 आयोटा के दरमियान। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, अगेन बहुत बेसिक चीज है, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत बेसिक चीज है। देखो सिंपल तरीके से आपको अगर जी की वैल्यू फाइंड करनी है ज्योमेट्रिक मीन की, तो फॉर्मूला आपको मालूम है किसके बराबर होता है, प्लस माइनस का रूट ए बी के बराबर, सही है ना भाई। तो जी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, प्लस माइनस। देखो ये आपकी दो एंड वैल्यूज आ रही हैं, तो ये ए है, ये क्या है, ये बी है। इनके दरमियान का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ना भाई। तो आप सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं करोगे, वैल्यूज को उठा के एक अंडर रूट में हमने पुट कर देना है। तो ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दी -2 आयोटा, बी की वैल्यू क्या है 8 आयोटा। सिंप्लीफाई करवा लो इसको जरा, सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, बाहर प्लस माइनस का माइनस एज इट इज। देखो भाई माइनस का साइन एज इट इज, 8 टू जार क्या होता है बेटा 16 होता है। और आयोटा आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और अगर आपको याद हो तो आपको ये बात मालूम होगी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है मेरा बेटा,
भाई सबको जवाब देना है, अपने घर पे बैठे हुए जवाब साथ साथ आपको आना चाहिए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इस माइनस से आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्योंकि माइनस का साइन जब आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, प्लस माइनस का √16, है ना भाई। तो प्लस माइनस का प्लस माइनस एज इट इज। √16 किसके बराबर होता है भाई, √16 बराबर होता है 4 के, बेसिक मैथ्स है। तो आपके पास फाइनली ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर आ गई। सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। देखो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने खाली इस बात को पिक कर लेना है कि भैया कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और विद इन सेकंड्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 क्या कहता है, इसको भी देख लीजिए। कहता है कि भाई फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 7 प्लस आयोटा एंड 7 माइनस आयोटा। कहता है इन दोनों के दरमियान का ज्योमेट्रिक मीन आपको फाइंड करना है। तो किस पैटर्न के ऊपर फाइंड करेंगे मेरा बेटा, देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आप याद हो जाना चाहिए, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस रूट के अंदर ए बी। आपको ये दो एंड वैल्यूज गिवन है, ये ए है ये बी है, इनके दरमियान का क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन। कैसे निकालोगे भैया, सिंपल फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, जी का जी एज इट इज, प्लस माइनस का प्लस माइनस, अंडर रूट का अंडर रूट। ए की वैल्यू किसके बराबर है, 7 प्लस आयोटा के। बी की वैल्यू किसके बराबर है, 7 माइनस आयोटा के। अब जरा बात को समझिएगा, बात बड़े मजे की बनेगी, क्वेश्चन एमसीक्यूज में बहुत आने के चांसेस हैं। देखो 7 प्लस आयोटा जब 7 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, बचपन का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आई होप याद होगा, किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। बचपन में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब आप मासूम से छोटे से स्कूल लेवल के ऊपर जाते होंगे तब वहां पे अलजबरा में फॉर्मूला पढ़े पढ़े होंगे। क्या फॉर्मूला है भैया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। तो 7 प्लस का आयोटा इंटू 7 माइनस आयोटा क्या बन गया, 7 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज करवा दिया, तो 7 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर बन गया। तो भाई देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया, है ना भाई। तो 49 प्लस 1 क्या बन गया आपके पास, ये बन गया √50। क्या बन गया, √50। तो जी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, √50। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई और भी करवा सकते हो, सिंपल कैलकुलेटर पे जाओगे, अंडर रूट के ऑप्शन पे जाके 50 को प्लॉट कर दो, आंसर आ जाएगा 5√2। तो आपके पास एक और आंसर क्या आ गया, 5√2, अगर सिंप्लीफाई करवाओगे। क्लियर है, कैलकुलेटर अलाउ है तो सिंप्लीफाई करवा लोगे तो विद इन सेकंड्स आपका दूसरा आंसर भी आ गया। क्लियर है भाई, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी इसके अंदर, बहुत बेसिक सी चीज है। देखो मजे का टॉपिक है ना। देखो हो सकता है आपके दोस्तों को चीज मुश्किल लगती हो, बट आपको मुश्किल नहीं लग रही, क्यों, क्योंकि आसान नहीं था बेटा, आसान बना दिया अब आपके लिए। तो खुद भी देखना है, अपने दोस्तों से भी शेयर करना है, जो दोस्त परेशान बैठे हुए कि बहुत मुश्किल किताब है, बहुत आसान सी चीज है। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 ये कहता है हमसे कि भैया तुम्हें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है किनके दरमियान, 16 डिवाइडेड बाय 9 एंड 9 डिवाइडेड बाय 25 के दरमियान। मजे का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। कहता है कि भाई फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 16 बाय 9 एंड 9 बाय 25। कहा जाता है कि इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे सर, बहुत सिंपल है। कैसे कि भाई देखो सिंपल तरीके से तुम्हें मालूम है कि भाई इन दोनों एंड वैल्यूज के दरमियान का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन है, इसका मतलब ऑब्वियसली एक ही ज्योमेट्रिक मीन है। तुम्हें मालूम है कि पहली वाली वैल्यू क्या है, ए, दूसरी वाली वैल्यू क्या है, बी। सिंपल तरीके से फॉर्मूले का भी सबको मालूम है, फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस रूट के अंदर ए बी, है ना भाई मेरे प्यारे बच्चों। आपने सिंपल चीजों को पुट कर देना है। देखो पहली वैल्यू क्या है आपके पास, 16 डिवाइडेड बाय 9, 16 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई का सिंबल, बी की वैल्यू क्या है, 9 डिवाइडेड बाय 25। तो 9 से 9 देखो कैंसिल आउट हो गया, 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल आउट। ऊपर क्या बचा 16, नीचे क्या बचा 25। इसको अगर थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर लें तो भाई मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई होप सबको आता होगा, बट अगर हो सकता है मुझ जैसा कोई बच्चा हो जिसको नहीं मालूम, तो बेटा कोई मसले की बात ये समझ लीजिए। भाई देखो अंडर रूट, आप क्या मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कभी भी दो टर्म्स अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, ऐसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म, डिवीजन की फॉर्म में हो, तो भाई जो अंडर रूट होता है ऊपर वाली टर्म पे अलग चला जाता है, नीचे वाली टर्म पे अलग।
तो ऊपर वाली टर्म पे जाके क्या बन गया √16, नीचे वाली टर्म पे जाएगा तो क्या बन गया √25। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो प्लस माइनस का प्लस माइनस, √16 की वैल्यू क्या होती है 4 के बराबर। कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे आपको मालूम होना चाहिए 4 का स्क्वायर है 16, तो √16 किसके बराबर होता है 4 के, √25 इसके बराबर होता है 5 के। तो देखो विद इन सेकंड्स हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। मुझे बताओ भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, कोई मसले की बात है इसके अंदर तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, हाजिर हूं मेरा बच्चा। क्लियर है भाई, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह होगी नहीं। तो ये हमारे पास देखो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट था। मैंने आपको बुक की एग्जांपल्स के ऊपर बुक के क्वेश्चन में समझा भी दिया। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है, जो कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है एन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन या एन ज्योमेट्रिक मीन्स के लिए। बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है अगेन। देखो एन ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि अगर कभी भी आपको एक ऐसा सीक्वेंस दे दिया जाए, अगर कभी भी आपको क्या दे दिया जाए, एंड वैल्यूज के दरमियान, दो एंड वैल्यूज के दरमियान एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यूज को फाइंड करने दे दिया जाए, तो ऐसे ज्योमेट्रिक मीन के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, एन ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। क्या कहलाता है मेरे प्यारे शागिर्दों, एन ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। बहुत आसान सी चीजें, देखो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, आसानी से आप मजे से सॉल्व कर सकते हो। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर कभी भी दो एक्सट्रीम नंबर्स के दरमियान, दो कभी भी एंड वैल्यूज के दरमियान एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स आ जाए, तो जो फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो किसके लिए होगा, एन ज्योमेट्रिक मीन के लिए। अब जरा यहाँ पे इनका फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला बहुत मजे का है, जरा समझिएगा। भाई देखो G1 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, G1 के लिए, G1 के लिए फॉर्मूला होता है a इंटू बी डिवाइडेड बाई ए पावर में 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अच्छा भाई सर इतना मुश्किल फॉर्मूला, मुश्किल नहीं है बेटा, भी आसान बन जाएगा। देखो G2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू बी डिवाइडेड बाई ए, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, डिवीजन में अगेन n+1। अच्छा भाई सर आगे चलें, आगे क्या होता है भाई, अगर मुझे लेट सपोज देखो G3 थर्ड ज्योमेट्रिक मीन के लिए फॉर्मूला निकालना है तो क्या बनेगा, a इंटू बी डिवाइडेड बाई ए, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन है तो पावर में ऊपर 3 आएगा और नीचे डिवीजन में n+1। फिर देखो अगर मुझे फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन के लिए फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे, a इंटू बी डिवाइडेड बाई ए पावर में 4 डिवाइडेड बाई n+1। इस तरीके से मैं क्या कह सकता हूं कि लेट सपोज अगर मुझे 17th ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे, a इंटू बी डिवाइडेड बाई ए, 17th ज्योमेट्रिक मीन है तो ऊपर आएगा 17 डिवाइडेड बाई n+1। अब आप सोच रहे होंगे सर ये n क्या है, तो भाई n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और a और b के बारे में तो आप सबको पता है कि a और b क्या होती है, एंड वैल्यूज भी कहते हैं, एक्सट्रीम नंबर्स भी कहते हैं, सो ऑन। तो मैं जर्नल फॉर्मूला क्या कह सकता हूं कि जर्नल फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का, ये होगा gn इज इक्वल टू a इंटू बी डिवाइडेड बाई ए पावर में जो भी आपके पास नंबर चल रहा है वो नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्लस का 1। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स के लिए। अब आप सोचेंगे सर ये इतना मुश्किल लग रहा है, नहीं मेरा बेटा बहुत आसान चीज है। फॉर एग्जाम्पल आइए जरा आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बात जरा समझिएगा, बात अगर समझोगे तो बहुत मजे से समझ में आएगा और बहुत मजे की मैथ्स भी है मेरा बेटा ये। देखो भाई फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 क्या कह रहा है, कहता है फाइंड इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 81। हमें क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है 3 और 81 के दरमियान दो ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है। सही है भाई, मैं इस तरीके से पहले सीक्वेंस बना लेता हूं, हमेशा कोशिश क्या करें पहले सीक्वेंस बना ले, अच्छा बच्चा सीक्वेंस हमेशा पहले बनाता है। तो आपने सबसे पहले सीक्वेंस बना दी पेपर के अंदर। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, वी हैव टू इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स, वी हैव टू इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स। देखो अच्छे बच्चे को 5 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के 2 पार्ट्स भी आ सकते हैं, तो आपने वर्किंग के साथ काम करना है, उसी के नंबर मिलेंगे। सही है ना भाई, डायरेक्ट नहीं करना। तो आप क्या लिख दोगे, वी हैव टू इंसर्ट वी हैव टू इंसर्ट वी हैव टू इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन, वी हैव टू इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स, वी हैव टू इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स। सही है ना भाई, सिंपल तरीके से हमने लिख दिया। अब आपको मालूम है एज वी नो डेट, आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दीजिए बेशक, एज वी नो डेट। अच्छा आपको जो सीक्वेंस गिवन है, आपको किन के दरमियान कहा जा रहा है ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने, 3 और 81 के दरमियान। तो 3 क्या है हमारे पास, पहला एक्सट्रीम नंबर a है, और b क्या है हमारे पास 81 के बराबर। सही है ना भाई। अच्छा एक और चीज जो यहाँ पे एग्जामिनर हमसे डिमांड कर रहा है, वो क्या कर रहा है बेटा, वो हमसे कह रहा है कि भैया आपको दो अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है 3 और 81 पे, है ना भाई, 3 और 81 पे आपको क्या करना है,
दो पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है, कोई मसले की बात नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल इज डेट। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप क्या कर सकते हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि भाई अब आप सिंपल तरीके से फॉर्मूले को लिख दीजिए। सिंस सिंस आपको मालूम है कि G1 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, G1 के लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास A इंटू बी डिवाइडेड बाई ए होल पावर में 1 डिवाइडेड बाई n+1। और G2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, G2 के लिए फॉर्मूला होगा A इंटू बी डिवाइडेड बाई ए होल पावर में 2 डिवाइडेड बाय n+1। और n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n होता है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। तो कितने ज्योमेट्रिक मीन हमसे कहे हुए इंसर्ट करने के लिए 2, तो n की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2 के बराबर होगी। तो अगर हम इस चीज को लेके चलें तो कैसे लेके चलेंगे भैया, देखो सिंपल G1 की वैल्यू, G1 की फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A की वैल्यू देखो 3 है तो 3 का 3, B की वैल्यू किसके बराबर है, B की वैल्यू हमारे पास बराबर है किसके, 81 के, सही है ना। डिवीजन में क्या आ गया, 3 का 3, होल पावर में 1 डिवाइडेड बाय n+1, तो 1 डिवाइडेड बाय n क्या है 2, 2+1, सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई। 81 को अगर आप 3 पे डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा, 3 के टेबल में 81 कहां पर आएगा, 3 2s are 6, 2 कैरी, 3 7s are 21, पावर में क्या बन गया 1 डिवाइडेड बाय 3, 2+1 क्या होता है 3 का 3, एज इट इज। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा, सही है ना। सिंपल तरीके से हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अच्छा भाई, अब इसको कैसे और सिंप्लीफाई करें। अच्छा, एक चीज और हो सकता है आप में से कोई माइके लाल कोई बहुत अच्छा बच्चा है अपने जहन में दौड़ाए और बोले सर इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल क्यों नहीं कर दिया आपने। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, आप में से किसी ने इतना लेजेंड पन शो नहीं करना। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई देखो, ये कंप्लीट टर्म के बाहर पावर आ रही है, तो जब पावर आ रही है ना, ये पूरी एक अलग टर्म है, तो इसको आप 3 से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि भाई ये पूरी टर्म के ऊपर पावर मौजूद है, जब तक पावर बाहर सिंप्लीफाई नहीं होगी हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जहन में रखिएगा, मैंने बोला अगर मैं आपको बता दूं ताकि किसी बच्चे के जहन में मसला ना हो। अच्छा भाई, अब कैसे सिंप्लीफाई करें, देखो 27 को ब्रेक कर देते हैं। 27 क्या होता है, 3 की पावर क्यूब को हम 27 कहते हैं। 3 की पावर क्यूब क्या होती है 27, और बाहर होल पावर में क्या मौजूद है 1/3। तो इस 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इस 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो फाइनली यहाँ पे क्या बच गया, 3 इंटू 3, क्योंकि 3 से 3 कट गया पावर वाला, तो फाइनली सिर्फ 3 बच गया। अब आप इनको सिंप्लीफाई करवा सकते हो, 3 3 क्या बन जाएगा, सिंपली 9, क्या बन जाएगा 9। तो आपके पास फाइनली G1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 9 के बराबर आ गई। बेसिक वे में सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से भाई आप लोग नेक्स्ट लाइन से करोगे, बट मैं आपको आज सामने करके दिखा रहा हूं तो उसमें परेशान मत होइएगा, आप लोगों ने नेक्स्ट लाइन से करना है। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग करेंगे G2 के लिए सॉल्व। G2 की वैल्यू इसी तरीके से फाइंड कर लेंगे। फॉर G2 हमें मालूम है G2 का फॉर्मूला क्या है, मैंने ऊपर लिखा हुआ भी है। तो भाई G2 का सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, सही है ना भाई। तो G2 के लिए कैसे करेंगे सॉल्विंग, देखो G2 का G2, A की वैल्यू क्या है, देखो आपको क्वेश्चन में A गिवन है, क्या गिवन है 3 के बराबर। तो A की वैल्यू क्या है 3, B की वैल्यू किसके बराबर है 81 के, फिर डिवीजन में क्या है A की वैल्यू 3, पावर में क्या है 2 डिवाइडेड बाय n+1, n इज व्हाट, n इज 2, तो 2+1 हो जाएगा। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा। अब इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा 3 का 3। 81 किसके बराबर होता है भैया, 81 अगर आप सिंप्लीफाई कर लो, चलो 81 डिवाइडेड बाय 3, तो 81 डिवाइडेड बाय 3 क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये सिंपल 27 बन जाएगा यहाँ पे भी। और देखो होल पावर में क्या आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय 2+1 इज 3, सही है ना भाई। हमने बेसिक वे में सिंप्लीफाई कर दिया कि 81 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो गया 27, और बाहर पावर में ऊपर 2 का 2 और नीचे डिवीजन में 3 का 3 पावर में। अच्छा भाई, अब देखो ये 3 का 3 एज इट इज, 27 किसके बराबर होता है 3 के क्यूब के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 3 के क्यूब के, और बाहर होल पावर में क्या मौजूद है 2 का क्यूब, एज इट इज का एज इट इज। देखो इस 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, इस 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो भैया 3 इंट का स्क्वायर क्या बन गया, 3 का स्क्वायर होता है 9 के बराबर। तो क्या बचा आपके पास, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास ब्रैकेट के बाहर क्या बच रहा है, सिर्फ 3 का स्क्वायर, 3 पे पावर स्क्वायर। तो जब आप 3 को स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 9 के, 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है सिंपली 9 के। अब जो आंसर आया उसको आप बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो 3 9 क्या बन गया 27। तो आपको फाइनली G2 की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई आपको, G2 की, किसके बराबर आ गई 27 के। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। G2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारे पास मेरा बेटा 27 के। इस तरीके से हमारे पास फाइनली क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया, और हमारा क्वेश्चन विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो गया। क्लियर है भाई। इसी तरीके से देखिएगा, जरा क्वेश्चन नंबर हम मूव करते हैं मुश्किल वाले पे। लेट सपोज आपसे कहा जा रहा है पार्ट नंबर 3 में, क्या कहा जा रहा है भाई, एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 में कहता है इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। एग्जामिनर क्या कह रहा है, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन
बिटवीन 3 एंड 96, बिटवीन 3 एंड 96। आपसे कहा जा रहा है कि आपको 4 ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है किसके अंदर, 3 एंड 96 के ऊपर। कोई मसले की बात नहीं है। देखो भाई, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत बेसिक वे में सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास सिंपली हमसे कहा क्या जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि भैया आपको 3 एंड 96 के दरमियान कितने ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है, 4 ज्योमेट्रिक मीन्स को, G1, G2, G3 एंड G4। यानी कि आपको 4 ज्योमेट्रिक मीन्स को क्या करना है, इंसर्ट करना है 3 और 96 के दरमियान। कोई मसले की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। किस वे में सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत बेसिक अंदाज के अंदर। सर किस तरीके से, देखो भाई, आपको कहा जाता है कि आपकी बारी में 4 ज्योमेट्रिक मीन्स की वैल्यूज को निकालना है, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले डेटा अपने डिजाइन कर लो। देखो आपको ए की वैल्यू क्या गिवन है, 3 के बराबर। आपको बी की वैल्यू किसके बराबर गिवन है, 96 के। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है ना। और एन की वैल्यू क्या होगी, एन का मतलब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, कितने ज्योमेट्रिक मीन्स का है भाई, देख लो 4। तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 4। अच्छा भाई, यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख दोगे कि भाई वी हैव टू इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। आप स्टेटमेंट लिख दोगे। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो हमें मालूम है, सिंपल फॉर्मूला हम लिख देंगे। सबसे पहले फॉर G1, तो फॉर G1 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमें मालूम है भैया G1 के लिए फॉर्मूला होगा सिंपल A इंटू बी डिवाइडेड बाई ए और होल पावर में 1 डिवाइडेड बाई n+1। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ रही है, देखो a की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के। b की वैल्यू किसके बराबर है, 96 के, डिवाइडेड बाई a की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के, होल पावर में 1 डिवाइडेड बाई n+1। n की वैल्यू क्या है, 4, तो 4+1 ऑब्वियसली 5 हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा लेते, क्या बन जाएगा, 3 3 9 एंड 3 2 6, है ना भाई। तो क्या हो गया, ये 3 का 3 एज इट इज, 32 का 32, और होल पावर में क्या आ गया, 4+1, सिंपल 5 बन गया। 4+1 क्या होता है, 5। अच्छा भाई सर अब क्या करें, अब कैसे सिंप्लीफाई करवाएं। मेरा बेटा 32 किसके बराबर होता है, 32 बराबर होता है 2 की पावर 5 के। 32 किसके बराबर होता है, 2 की पावर 5 के। तो इस 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो फाइनली आपके पास क्या बच गया, 3 इंटू 2, तो 3 2 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 3 2 6। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ गया, 3 2 6, सॉरी G1 का आंसर आ गया अभी। अच्छा हमें अब G2 की वैल्यू निकालनी है, तो भाई G2 की वैल्यू निकालने के लिए जल्दी से G2 का फॉर्मूला मैं लिख दूंगा यहाँ पे आपके सामने, तो जल्दी से मैं शो करवा देता हूँ। सही है ना भाई, सबसे अब क्या करेंगे, सिंपल G2 की वैल्यू को निकालना है। सही है ना, क्या करना है, G2 की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर देंगे जल्दी से। अच्छा भाई, कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर G2 लिख दीजिए आप यहाँ पे कि अब की बारी में हम G2 की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। तो G2 का फॉर्मूला क्या होगा, G2 का फॉर्मूला होगा A इंटू बी डिवाइडेड बाई ए। सिंपली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A इंटू बी डिवाइडेड बाई ए। चूंकि G2 के लिए कर रहे हैं तो होल पावर में अब क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई n+1। इसको आप सिंप्लीफाई करवा दीजिए वैल्यूज को प्लॉट करके, तो कैसे, G2 का G2 एज इट इज, A की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के, B की वैल्यू किसके बराबर है, 96 के, डिवाइडेड बाय A। व्हाट इज A इज बेसिकली 3, होल पावर में 2 डिवाइडेड बाय n+1। n क्या है, 4, 4+1 क्या हो जाएगा, 5 ऑब्वियसली। तो आपने सिंप्लीफाई कर देना है। अच्छा कोई भी अल्लाह का बंदा 3 से 3 मत कैंसिल आउट करवा दे बेटा, क्योंकि ये होल टर्म के बाहर पावर आ रही है, तो ये 3 अभी सॉल्व नहीं हो सकता। ये बहुत बेसिक सी बात है, आई होप सबको मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम तो मैं इसलिए बार बार बता भी रहा हूँ कि भाई खुदारा कोई भी अल्लाह का हमारा मासूम सा बच्चा इस 3 से 3 को सॉल्व ना कर दे, क्योंकि ये होल टर्म के ऊपर एक पावर आ रही है, तो सॉल्व नहीं हो सकता अभी, पहले सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा। तो 96 को अगर आप 3 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 32 के बराबर आएगा। अभी हमने सॉल्व किया, 32 आ जाएगा। और देखो पावर में क्या बन गया, 2 डिवाइडेड बाई 5। 32 किसके बराबर होता है, 32 बराबर होता है 2 की पावर 5 के। तो 2 की पावर 5 इज 32 बेसिकली। तो यहाँ पे देखो बाहर क्या आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 5 का 2 डिवाइडेड बाई 5। इस 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो फाइनली क्या बच गया, 2 की पावर में स्क्वायर। और 2 की पावर स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 4 के। तो फाइनली 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 3 12। तो इस तरीके से आपके पास G2 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बच्चा, G2 की वैल्यू आ गई। इस तरीके से हमारे पास सिंपल G2 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अब G3 के लिए सॉल्व कर लेंगे। किसके लिए सॉल्व करेंगे भैया, G3 के लिए, सेम पैटर्न के ऊपर। अच्छा भाई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंपली फॉर G3। तो भाई G3 के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन सिंपल G3 का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होगा, A इंटू बी डिवाइडेड बाई ए, होल पावर में क्या हो जाएगा, सिंपली 3 डिवाइडेड बाई n+1। सही है ना भाई। अच्छा भाई, A की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 3 के बराबर, B की वैल्यू क्या आती है, 96,
ए की वैल्यू क्या है 3, पावर में 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, व्हाट इज n? n इज बेसिकली नंबर ऑफ टर्म, जो कि 4 प्लस 1 5 बन जाएगा दोबारा। तो सिंपल तरीके से क्या हो गया 3 का 3, 96 डिवाइडेड बाय 3 क्या बन जाएगा बेटा 32, और 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इज बेसिकली 3 डिवाइडेड बाय 5। सही है ना भाई? इससे फायदा क्या हुआ, सिंप्लीफाई कर सकते हैं अब। और कैसे कि भाई देखो 32 किसके बराबर होता है, 2 की पावर 5 इज 32, होल पावर में क्या है 3/5 का 3/5। तो देखो इस 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचा 3 का 3 एज इट इज 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब इज 8। तो आप फाइनली क्या कर सकते हो, इस 8 इंटू 3 को मल्टीप्लाई, तो 8 3 जर क्या हो जाएगा फाइनली हमारे पास 24। इस तरीके से आपको G3 की वैल्यू मिल जाएगी। क्या वैल्यू मिल गई आपको G3 की 24 के बराबर। G3 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 24 के बराबर। और इस तरीके से हमारे पास G3 का भी आंसर आ गया। सेम कॉन्सेप्ट को यूज करोगे फॉर G4 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। कैसे निकालोगे भाई G4 की वैल्यू, सिंपल तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा, सिंपली आपने फॉर्मूला यूज करना है कि a इंटू बी डिवाइडेड बाई ए होल पावर में 4 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। सही है ना भाई? तो अब देखो a की वैल्यू क्या है, सिंपली 3 के बराबर, b की वैल्यू क्या है 96, डिवीजन में 3 का 3, पावर 4 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, n भी चूंकि 4 है तो 4 प्लस 1 और 2 5 हो जाएगा। तो क्या बन गया 3 का 3 एज इट इज, 96 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा भाई 32 के बराबर होता है, सॉल्व किया हुआ है। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इज 5। तो बेसिकली क्या बन गया 32 किसके बराबर होता है 2 की पावर 5 के, होल पावर में 4 डिवाइडेड बाय 5 का 4 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज, 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल आउट। तो क्या बन गया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है 16, 2 की पावर 4 इज 16। तो सिंपल तरीके से 16 और 3 को आपस में क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई। क्या वैल्यू आ जाएगी G4 की वैल्यू आ जाएगी 48 के बराबर। तो फाइनली लास्ट में रिजल्ट लिख सकते हैं। सो आई एम सो सॉरी कि मैंने पिछले क्वेश्चन में रिजल्ट लिख के नहीं दिखाया था, तो यहाँ पे रिजल्ट लिखना भी सीख लीजिए। लास्ट में क्या लिखोगे रिजल्ट, कि hence the required geometric means are, hence the required geometric means are, hence the required geometric means are, hence the required geometric mean are। क्या क्या आ रहे हैं मेरा बेटा, देखो भाई सिंपल तरीके से आपके पास ये आ गया 3, ये आपके पास पहला एक्सट्रीम नंबर था 3, दूसरा था 96। तो हमें G1 की वैल्यू क्या मिली थी भैया, हमें G1 की वैल्यू मिली थी 6, फिर मिली थी 12, पहली मिली थी 6, फिर मिली थी 12, फिर मिली हमें 24, फिर हमें क्या मिली थी 48। तो हमें ये बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यूज हमें अचीव हो गई थी। तो हमने सिंपल तरीके से क्या कर दिया, इन ज्योमेट्रिक मीन्स को आपने तरीके से उठा के लिख देना है। ऐसा है ना भाई? तो आपके पास इस तरीके से G1 G2 G3 G4 को हमने क्या कर दिया इंसर्ट कर दिया। क्या कर दिया मेरा बेटा इंसर्ट कर दिया हम लोगों ने इन ज्योमेट्रिक मीन्स को। क्लियर है? इस तरीके से हमारे पास फाइनली हमारा सीक्वेंस भी बन गया और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है, बताओ भाई इजी है कि इजी नहीं है? तमाम बच्चों का रिप्लाई चाहिए जो घर पे बैठ के देख रहे हो, तमाम एक एक स्टूडेंट का। बताओ भाई इजी है कि इजी नहीं है? इजी नहीं है मेरा बेटा, आपको इजी लग इसलिए रहा है क्योंकि इजी बना दिया गया है। अब क्लियर है भाई? तो अपने दोस्तों से अपने जानने वालों से लाजमी शेयर करें, उन्हें बताएं कि भाई कोई बहुत आसान चीज है और आपको डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट मिल रहा है। इसी तरीके से देखिएगा आपके पास है फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। पार्ट 3 पार्ट 4 के पहले बता रहा हूं, ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्या कहता है अब की बारी में, अब की बारी में कह रहा है इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स, कहता है इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 16 एंड 1024। कहता है 5 ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करो किसमें 16 और 1024 के दरमियान। यानी कि हमें क्या करना है 5 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने दिए जा रहे हैं। सही है ना भाई? 5 ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है किसके दरमियान 16 एंड 1024 के दरमियान। तो सबसे पहला काम जो आप करोगे लिख दोगे वी हैव टू इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 16 एंड 1024। ये काम आप खुद से लिखोगे भाई, बता दिया एक दफा। अच्छा भाई फिर क्या करोगे, फिर सीक्वेंस बनाता है अच्छा बच्चा वो है जो सीक्वेंस बनाएगा। तो देखो भैया सीक्वेंस बनाना जरूरी है। पहला एक्सट्रीम नंबर 16 है, दूसरा क्या है 1024, इनके दरमियान 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने अब की बारी में, 5 G1 G2 G3 G4 और फिर G5। सही है ना भाई?
तो आपने क्या करना है, 5 ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट कर देना है, कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करें सर, अब डेटा अपना डिजाइन करो। भाई डेटा कैसे बनाओगे, देखो ए की वैल्यू क्या आ गई 16, बी की वैल्यू क्या आ गई दूसरे एक्सट्रीम नंबर की 1024, और तुम्हारे पास एन की वैल्यू क्या आ गई, एन का मतलब नंबर ऑफ आपके पास ज्योमेट्रिक मीन्स, जो कि किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो वो किसके बराबर आ जाएगी, एन की वैल्यू 5 के बराबर। अब आपसे एग्जामिनर कहता है कि आपको इसको सिंप्लीफाई करवाना है, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, सबसे पहले जी1 के लिए सॉल्विंग करेंगे, जाहिर सी बात है, तो क्या लिखेंगे, फॉर जी1, फॉर जी1। तो भैया जी1 की वैल्यू क्या होगी, सिंपल तरीके से जी1 के लिए ये हो जाएगा ए इंटू बी डिवाइडेड बाय ए होल पावर में 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। सिंप्लीफाई कर दीजिए फर्दर इसी तरीके से, ए की वैल्यू देखिए क्या है 16 के बराबर, बी की वैल्यू किसके बराबर है 1024 के, डिवीजन में ए, तो ए की वैल्यू क्या है अगेन 16, होल पावर में 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, एन किसके बराबर है हमारा 5 के, 5 प्लस 1 क्या होता है 6 होता है, डायरेक्टली कर रहा हूं अब। अच्छा भाई, अल्लाह का कोई नेक बंदा 16 से 16 मत काट देना भाई, नहीं तो एग्जामिनर आपके नंबर काट देगा, सही है ना, एग्जामिनर बहुत कुछ काट सकता है फिर आपका, तो ये काम नहीं करना। सिंपल तरीके से 1024 को 16 से डिवाइड करवा दीजिए, 1024 को अगर आप 16 पे डिवाइड करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए, सिंपल तरीके से ये बन जाएगा 64, क्या बन जाएगा 64, होल पावर में 1/6 का 1/6 एज इट इज। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, कैसे भैया, 64 क्या होता है, 64 होता है 2 की पावर 6, बेसिक स्क्वायर्स और क्यूब्स आइडिया होना चाहिए, नहीं आइडिया तो कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हो, फिर पहले 2 की पावर 5 देख लो, फिर 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 मिल जाएगा। 64 क्या होता है 2 की पावर 6 पे होता है 64, होल पावर में क्या है 1/6, तो देखो 6 से 6 क्या हो गया, कट गया, सिंपल तरीके से क्या बचा 16 इंटू टू, 16 टू जार इज बेसिकली 32, तो आपको फाइनली जीवन की वैल्यू मिल गई, जीवन की वैल्यू किसके बराबर आ गई 32 के बराबर आ गई, 32 के बराबर आ गई, तो हमारे पास इस तरीके से जीवन की वैल्यू आ गई। क्लियर है मेरा बेटा, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी जीवन की वैल्यू में। इसी तरीके से आप G2 की वैल्यू निकाल सकते हो, इसी तरीके से आप लोग क्या कर लोगे G2 की वैल्यू निकालोगे, इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे G3 की वैल्यू निकालोगे, इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे G4 की वैल्यू निकालोगे। मैं आपको G5 की वैल्यू डायरेक्टली निकाल के दिखा रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है भाई, रीजन क्या है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, वीडियो को स्टॉप करके आपने G2 G3 G4 की वैल्यू खुद से निकालनी है। G5 में एक और निकाल के दिखा रहा हूं ताकि किसी बच्चे को परेशानी ना हो। कैसे निकालोगे, सिंपल फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, ए डिवाइडेड बाई ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए, कैसे निकालोगे बेटा, सिंपल फॉर्मूला ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए होल पावर में, चूंकि फिफ्थ ज्योमेट्रिक मीन है तो पावर में क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, सही है ना भाई। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 16, बी की वैल्यू क्या है 1024, डिवीजन में 16 का 16, होल पावर में 5 का 5, और चूंकि हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन नंबर, ज्योमेट्रिक मीन 5 है, तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दो भाई, 1024 बाई 16 किसके बराबर आ जाएगा 64 के बराबर बनेगा, किसके बराबर बनेगा 64 के, होल पावर में क्या है 5/6, सिंप्लीफाई कर लो, और 64 क्या होता है 2 की पावर 6 होता है बेटा, तो होल पावर में क्या बचा 5/6, तो इस 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो फाइनली ये क्या बन गया 16 इंटू होल पावर में 2 की पावर 5, होल पावर में 2 की पावर 5, तो क्या बन गया 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 32 के, किसके बराबर होता है 32 के, तो आपने सिंपल तरीके से क्या करना है 16 और 32 को मल्टीप्लाई करवा दोगे, 16 को जब 32 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा 512, क्या आंसर आ जाएगा 512, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। खुदारा G2 G3 G4 की वैल्यू आप निकालोगे, मैंने जानबूझकर G1 G5 निकाल के दिखाए हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कोई मुश्किल चीज नहीं है। और इस तरीके से फिर लास्ट में आपने रिजल्ट को प्लॉट करना है, क्या लिखे होगे रिजल्ट लिखते हुए, हैंस द रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन आर, हैंस द रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन, हैंस द रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन आर, तो भैया देखो ए क्या था आपके पास 16 और बी क्या था हमारे पास 1024, तो भैया जी1 की वैल्यू क्या आई थी, जी1 की वैल्यू आई थी 32 के बराबर, G2 G3 G4 आप निकालोगे, G5 की वैल्यू क्या आई थी 512, सही है ना भाई, तो बाकी का आपने निकालना है, ऑल्दो मैं बता सकता हूँ आंसर क्या होगा, मुझे मालूम है क्या होगा, 64 होगा G2 का, आपके पास 128 होगा G3 का, सही है ना, इस तरीके 256 होगा आपके पास, 256 होगा आपके पास G4 का,
ऑल्दो क्योंकि टू का वो चल रहा है कॉमन रेशियो, ऑल्दो हमें मालूम है क्या होगा, बट करना आपने खुद है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा पैम्पर नहीं करना। सही है ना भाई? आपको मुझे कैसे पता चलेगा कोई चीज समझ में आई? देखो, अगर मुझसे पढ़ रहे हो, मैं ध्यानदारी से पढ़ाऊंगा। सही है ना? जो कोचिंग सेंटर जाके भी आपको जितना अच्छा समझ में नहीं आएगा, उससे ज्यादा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरे चैनल पे समझ में आएगा। पॉइंट इज डेट कि आपको अब ये खुद से निकालना है आगे। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? सही है ना भाई? तो इस तरीके से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है? अब मूव करेंगे किसके ऊपर? क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। आई वुड से इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। क्या कहता है एग्जामिनर आपसे? एग्जामिनर कहता है कि भैया आपके पास दो नंबर्स हैं। क्या कह रहा है? द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स इज 29 एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज 21, फाइंड द नंबर्स। बहुत मजे का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस तो आईबीए वगैरह में, नस्ट वगैरह में एमसीक्यूज के तौर पे आते हैं, मगर आपके लेवल पे 5 नंबर के लिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपके पास अर्थमेटिक मीन किसी दो नंबर्स के दरमियान 29 के बराबर है और ज्योमेट्रिक मीन बराबर है 21 के। कहते हैं नंबर्स बताओ। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? एज्यूम कर लेते हैं कि भैया लेट द टू नंबर्स, हमसे कहा जा रहा है कि हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर देते हैं कि लेट द टू नंबर्स आर ए कॉमा बी, यानी कि हमें जो दो नंबर्स फाइंड करने हैं, उन दो नंबर्स की वैल्यू किसके बराबर है? ए और बी के। हम पहले ये काम क्या कर लेते हैं भैया? एज्यूम कर लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा? हमें नंबर्स फाइंड करना आसान हो जाएगा। अब देखो, एग्जामिनर ने दो कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आपको एग्जामिनर ने कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी है? कि भैया आपके पास जो अर्थमेटिक मीन है इन दो नंबर्स का, वो 29 के बराबर है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या कही जा रही है? 29 के बराबर है। और हमें मालूम है कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एज वी नो डेट, हमें मालूम है, एज वी नो डेट अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, सिंपल दो नंबर्स की बात हो रही है कि दो नंबर्स के दरमियान, है ना भाई? तो सिंपल सिंगल अर्थमेटिक मीन को यूज करेंगे तो किसके बराबर होता है? ये ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। ये होता है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। तो बेसिकली हमें यहां से क्या मिल गया? इस अर्थमेटिक मीन की जगह के ऊपर हम इसका फॉर्मूला पुट अगर कर दूं तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू के बाद 29 के 29। देखो, टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई कर देगा, है ना भाई? टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहां पे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो आपके पास सिंपली ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा? 29 इंटू टू, सिंपली 58 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी बेटा? 58 के बराबर। तो आप इसको अपनी इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। इसको आप क्या कह लीजिए? अपनी इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। इसी तरीके से हमें एक और कंडीशन भी गिवन है। हमें एक और कंडीशन क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे कहा जाता है कि भैया तुम्हारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन है इन्हीं दो नंबर्स पे, वो क्या है? वो तुम्हारे पास गिवन है किसके बराबर? 21 के बराबर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर गिवन है? 21 के। और हमें मालूम है, एज वी नो डेट, हमें क्या मालूम है सर? हमें मालूम है कि ज्योमेट्रिक मीन का अपना फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है प्लस माइनस का रूट ए बी। क्या होता है भैया? प्लस माइनस का रूट ए बी। सही है ना भाई? तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कैसे कर सकते हैं कि देखो, ज्योमेट्रिक मीन में ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू डाल दी तो 21 का 21 प्लस माइनस का अंडर रूट ए बी का एज इट इज का एज इट इज। अब देखो, मुझे तो ए और बी के लिए सॉल्व करना है, तो ए और बी पे क्या है? ये अंडर रूट आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल तरीके से इस रूट को बेसिकली रिमूव करेंगे पहले। देखो, अभी तक कोई मुश्किल काम नहीं करा। पहली कंडीशन आपको गिवन थी कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू गिवन है, तो इस अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू गिवन थी, इसमें अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला डाल के हम लोगों ने एक इक्वेशन बना ली। और दूसरी कंडीशन क्या गिवन है कि भाई ज्योमेट्रिक मीन की आपको वैल्यू गिवन है 21 के बराबर, तो आपने सिंपली ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूले के अंदर ज्योमेट्रिक मीन के अंदर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला डाल दिया, 21 का 21 एज इट इज। अब देखो, अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस ब्रैकेट को, इस रूट को फर्दर एक्सपेंड करूं, ओपन करूं, तो कैसे करूंगा भाई? सिंपल तरीके से रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड से फायदा क्या होगा? ये अंडर रूट रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? 21 का स्क्वायर और इक्वल टू के बाद इस रूट ए बी के ऊपर भी जाहिर सी बात है स्क्वायर लिया जाएगा। तो इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और 21 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? कैलकुलेटर मौजूद है, डाल लीजिए भैया, 441 के बराबर। किसके बराबर होता है? 441 के बराबर होता है। तो भैया देखो, यहाँ पे क्या बच गया? सिंपली ए बी का ए बी।
अब अगर मुझे यहां से सिंप्लीफाई करके कुछ भी करके वैल्यू चाहिए तो क्या कह सकता हूं भैया, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अभी सिर्फ अपने जहन में क्या रखिए कि आपके एक तरीके से हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन आ गई है। क्या आ गई है ये हमारे पास? इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास क्या आ गई है? इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या करा, अभी तक जो अर्थमेटिक मीन वाली टर्म थी वहां से पहली इक्वेशन बनाई है और ज्योमेट्रिक मीन वाली जगह से हम लोगों ने दूसरी इक्वेशन बना ली। अब देखो फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, गौर से देखिएगा। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 आ रही है, मैं अगर यहां से a की वैल्यू निकालना चाहूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये रही, a प्लस बी इज इक्वल टू 58। अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या होगा सर? 58 का 58 वहां पे एज इट इज मौजूद है, तो प्लस की b को दूसरी तरफ भेज दूंगा तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा? माइनस का b। यानी कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में से a की वैल्यू निकालना चाहूं तो बेसिकली आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 58 माइनस का b। और अब अगर मैं इसे पुट करवा दूं इक्वेशन 2 में तो क्या बन जाएगा? मैं यहां पे क्या लिखता हूं? पुटिंग पुटिंग a इज इक्वल टू 58 माइनस का b किसके अंदर? इन इक्वेशन नंबर 2, ताकि हमारे पास a और b के नंबर्स के आंसर आ सके ना भैया। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 441 का 441 एज इट इज, a का a यहाँ पे क्या करेंगे, जो a का ये a है ना, a इसके अंदर a की वैल्यू को प्लॉट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है? 58 माइनस का b, और ब्रैकेट के बाहर b का b एज इट इज। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करवा लो भाई, ये b यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म से अंदर जाके, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 441 का 441 एज इट इज, b इंटू 58 क्या बन जाएगा? 58b। b इंटू बी क्या हो जाएगा? नेगेटिव पे b स्क्वायर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करवा दोगे तो हमारे पास आंसर आ सकते हैं। कैसे? कि भाई यहाँ पे अगर आप मिडिल टर्म को ब्रेक करोगे तो फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास b का, सही है ना? और उस b की वैल्यू को वापस इक्वेशन 1 में डालोगे तो a की आंसर भी आ जाएगा। अच्छा भाई, पहले वैल्यूज निकालेंगे, तो तमाम वैल्यूज को अगर मैं एक साइड पे शिफ्ट कर दूं तो नेगेटिव का बी स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव का बी स्क्वायर। प्लस का 58 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 58। और वहां पे पहले से क्या मौजूद है? प्लस का 441, इक्वल टू के बाद जीरो का जीरो एज इट इज, इक्वल टू के बाद जीरो का जीरो एज इट इज। तो आपने यहां से अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब आपने करना क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई? देखो बहुत आसान चीज है। अगर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो बेसिक वे में हम कर सकते हैं कि भाई देखो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए किसी तरीके से इसको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे? बहुत आसान चीज है कि भाई देखो, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड आपको आना चाहिए। क्या होता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड? फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो। आपके पास देखो ये फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे बी स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या है? 1 के बराबर। तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं, आपको एक आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक आंसर मिल जाएगा। इस आंसर को हमें ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पे बीच की वैल्यू बने और मल्टीप्लाई करने पे वापस से ये आंसर अचीव हो जाए। तो ये कहलाती है मिडिल टर्म की कंडीशन। देखो क्या कहा मैंने, सबसे पहला काम क्या होता है भाई, अगर आपको वैल्यूज निकालनी है ना मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के ऊपर, तो आसान तरीके से समझाता हूं। देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाओ, एक आंसर आ जाएगा। इस आंसर के पहले आप फैक्टर्स निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। कैसे निकालते हैं भैया? सिंपल इसमें में देखो कैसे निकालूंगा। 2 के टेबल पे सॉल्व हो सकता है, मुश्किल है, नहीं होगा। 3 के टेबल पे हो जाएगा। कैसे बनेगा? सिंपल तरीके से 3 के टेबल के ऊपर 3 वन जार 3, और एक कैरी चला गया 14 बन गया, 3 4 जार इज 12, और फिर आपके पास दो कैरी चलेगा तो 3 7 जार इज 21। सिंपल तरीके से इसी तरीके फर्दर सिंप्लीफाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया? इसको आप सिंप्लीफाई करवा लीजिए अगेन। अगर आप 3 के टेबल पे करवाते हैं तो क्या हो जाएगा भैया? 3 4 आर 12, दो कैरी गए 27, एंड 3 9 आर इज 27। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवा सकते हैं भैया? 7 7 आर इज 49 एंड 7 1 आर इज 7। अब आपको देखो नंबर्स के फैक्टर्स डिजाइन करने कैसे करेंगे। देखो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड की दो कंडीशंस होती हैं कि जो भी आपके पास ऐसे आपको दो नंबर्स डिजाइन करने, इन तमाम आंसर्स में से, इन तमाम फैक्टर्स में से ऐसे दो नंबर्स को आपने डिजाइन करना है कि जब आप उन्हें इधर प्लस या माइनस करें तो बीच की वैल्यू बने, बीच की वैल्यू यानी कि नेगेटिव का 58 बने, और उन्हीं दो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपको ये आंसर अचीव होना चाहिए, जो कि क्या है यहाँ पे 441। तो ये आपके पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड का कॉन्सेप्ट होता है। तो आइए जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कैसे बनाएंगे। देखो भाई, अगर मैं करूं 7 7 49 और 3 3 9, तो 49 अगर मैं यहाँ पे एक फैक्टर रखूं सिंपली 9 और दूसरा 7 7 49, तो भाई जरा गौर से सोच के मुझे बताइएगा, क्या नेगेटिव का 49 और नेगेटिव का 9 क्या नेगेटिव का 58 बनेगा? बिल्कुल बनेगा, यानी कि पहली कंडीशन सही होगी।
गई, 2 नंबर्स हमें मिल गए। अच्छा भैया, क्या नेगेटिव के 49 को नेगेटिव के 9 से मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव का 441 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसका मतलब ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो पॉजिटिव का मिल जाएगा। इसका मतलब हमें 2 नंबर्स मिल गए, है ना भाई। अब देखो हमारे पास ये बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, इट इज मिडिल टर्म्स के 2 नंबर्स कौन कौन से आ गए? एक आ गया नेगेटिव का 49b और दूसरा क्या आ गया? नेगेटिव का 9b। प्लस का 441 इक्वल टू 0 एज इट इज। तो पहले 2 नंबर्स में क्या चीज कॉमन आ रही है? b कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? b माइनस का 49। और इन 2 नंबर्स में क्या चीज कॉमन आ रही है? माइनस का 9 कॉमन आ रहा है, तो अगेन ब्रैकेट में क्या बचेगा? जब 9 कॉमन ले लिया जाएगा तो ऑब्वियसली b माइनस का 49। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा हमने माइनस का 9 कॉमन लिया है, तो ऑब्वियसली b पॉजिटिव के अंदर और 4419 के टेबल में कहां पे आएगा? 49 के ऊपर। और चूंकि माइनस का साइन कॉमन लिया इसलिए इसका साइन क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। तो आपको 2 फैक्टर्स कौन कौन से मिल गए? देखो, एक मिल गया b माइनस का 49 और दूसरा क्या मिल गया? b माइनस का 9 इक्वल टू के बाद 0 का 0। सही है ना भाई? अब आपको यहां से फाइनली 2 आंसर्स मिल जाएंगे। दोनों को बारी बारी जब हम 0 के ऊपर इक्वेट करवा लेंगे, दोनों को क्या करवाएंगे? बारी बारी 0 के ऊपर इक्वेट, है ना भाई। दोनों को बारी बारी 0 के ऊपर इक्वेट करवा लेंगे तो आपके पास एक वैल्यू क्या आ जाएगी b की? पॉजिटिव 49। और दूसरी b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? पॉजिटिव 9। इस तरीके से हमें फाइनली b के 2 आंसर्स मिल जाएंगे। b के हमें कितने आंसर्स मिल जाएंगे? 2 आंसर्स मिल जाएंगे। इन दोनों आंसर्स को अब आपने क्या करना है? इस इक्वेशन अल्फा में प्लॉट कर दीजिए, इसको इक्वेशन अल्फा कह दीजिए। सिंपल तरीके से बी के दोनों आंसर्स को यहाँ पे प्लॉट करेंगे, हमारा फाइनली आंसर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, नाउ 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 पुटिंग नाउ पुटिंग सबसे पहले b की वैल्यू 49 पुट करेंगे। नाउ पुटिंग b इज इक्वल टू 49 इन इक्वेशन नंबर अल्फा। हम b की वैल्यू 49 को इक्वेशन अल्फा में प्लॉट कर रहे हैं। क्या इक्वेशन अल्फा? a इज इक्वल टू 58 माइनस का b। क्या है? a इज इक्वल टू 58 माइनस का b। क्या है भाई? a इज इक्वल टू 58 माइनस का b। तो b के अंदर b की वैल्यू प्लॉट कर दी। तो 58 में से अगर आप 49 को माइनस करते हो तो क्या बचेगा हमारे पास? सिंपली a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 के बराबर आ जाएगी। इसी तरीके से आपने क्या करना है? b की दूसरी वैल्यू को भी इक्वेशन अल्फा में पुट कर देना है। तो क्या लिखोगे? नाउ पुटिंग b इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन अल्फा, यानी कि b की दूसरी वैल्यू को भी इक्वेशन अल्फा में पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा भैया? इक्वेशन अल्फा क्या थी? a इज इक्वल टू 58 माइनस का b की वैल्यू आपकी बारी में क्या डालने हैं? 9। तो 58 में से अगर 9 को आप कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा? सिंपल 49 बच रहा होगा। क्या बच रहा होगा? 49। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनली आंसर्स आ गए। देखो कौन क्या क्या आंसर्स आए? एक आया है 9 और एक आया 49। एक आया 9 और एक आया 49। अच्छा, इसको कैसे लिखोगे भाई? तरीके से लास्ट में रिजल्ट कैसे लिखेंगे? हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, hence the required value of a and b, hence the required value of a and b। देखो गौर से देखिएगा, जब b की वैल्यू 49 रखी तो a की वैल्यू क्या मिल रही है? 9। तो हमारे पास एक सेट ऑफ नंबर क्या है? 9 49। या और जब हमने b की वैल्यू 9 रखी तो a की वैल्यू क्या मिली? 49। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स क्या हो सकते हैं? 49 और 9, क्योंकि एक्सट्रीम नंबर्स है ना a और b। तो इन दोनों में से कोई सा भी सेट करेक्ट हो सकता है, या तो ये वाला सेट करेक्ट होगा या ये वाला सेट भी करेक्ट होगा। तो चूंकि आपको नहीं पता कि ए की एग्जैक्टली वैल्यू 9 थी या 49 थी, तो हमारे पास दोनों आंसर्स हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, 2 आंसर्स है, दोनों आंसर्स हमारे करेक्ट है। तो लास्ट में दोनों को आपने क्या करवा देना? शो करवा देना। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल चीज है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोबारा पूरा कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूँ मेरे प्यारे शागिर्दों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है मगर बहुत ज्यादा पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, आपको एक इक्वेशन गिवन थी, उस इक्वेशन में आपसे बताया जा रहा है कि आपको अर्थमेटिक मीन की वैल्यू 29 गिवन है, और आपसे कहा जाता है कि ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू उन्हीं 2 नंबर्स के ऊपर आपके पास किसके बराबर थी? 21 के। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि आपको इन 2 नंबर जिन पे अर्थमेटिक मीन 29 और ज्योमेट्रिक मीन 21 के बराबर है, आपको इन 2 नंबर्स की वैल्यूज को फाइंड करना था। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था हमारे पास। तो किस पैटर्न पे हम लोगों ने फाइंड किया? बहुत बेसिक पैटर्न के ऊपर फाइंड किया कि भाई आपको, हमने सबसे पहले अर्थमेटिक मीन का फॉर्मुला यूज करते हुए हमने पहली इक्वेशन बनाई, और फिर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मुला यूज करते हुए दूसरी इक्वेशन बनाई। फिर हम लोगों ने एक बेसिक काम किया, और वो काम क्या किया कि इक्वेशन नंबर 1 में से हम लोगों ने एक वेरिएबल को लिया और उसको सब्स्टिट्यूट करवा देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 1 में से हम लोगों ने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और उसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करवा दिया। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? प्लॉट कर देना। और उसके बाद फिर हमने बेसिक सिंप्लीफिकेशन करी, बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करी, और मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के जरिए हम लोगों ने बी की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। जब बी की वैल्यूज आ गई तो उनको उठा के फाइनली हम लोगों ने इक्वेशन अल्फा में प्लॉट करा, तो हमारे पास फाइनली ए की वैल्यूज भी आ गई। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? फाइनली सॉल्व हो गया, और हमारे पास विद इन
सेकंड्स के अंदर क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास के अंदर सॉल्व हो गया। तो भाई यहीं पे आज की क्लास को ऑफ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत मजे के क्वेश्चंस थे। तो भाई आपने खुद भी लेक्चर को देखना है, लेक्चर को अपने दोस्तों से भी शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है कि भाई इस चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट के ऊपर। किसी कोचिंग सेंटर को बेटा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोचिंग सेंटर में जाके भी आपको समझ में नहीं आएगा, इतनी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। और इस चैनल के ऊपर ना सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर मैथ्स, सेकंड ईयर मैथ्स, बल्कि एप्टीट्यूड मैथ्स भी मिलेगी। वो एप्टीट्यूड मैथ्स जो कि आपके बड़े बहन भाई 80-80 हजार रुपए आपके माँ बाप के खर्च करवा के पढ़ते हैं, वो भी आपको यहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो भैया आपने कुछ भी नहीं करना, आपने खुद भी देखना है, अपने दोस्तों से भी शेयर करना है, कॉलेज के फ्रेंड से भी शेयर करना है। तो इसी बात पे आज का लेक्चर का इख्तिताम करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा बहुत सारी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।